हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोग इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्लस एक नया टर्म पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही रिलेटेड है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और ये हमें मदद करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज को समझने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या आप इसे क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो, या नहीं तो मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे खोजने वाले कौन थे, मैक्सवेल साहब ने इसको खोजा था, इसीलिए उनके नाम पे पड़ा है मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड वो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करे। ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी थी, जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने कब पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है अपने स्पेस में आसपास में। सो ए करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट, अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। चलिए ठीक है, आसपास जो क्रिएट करेगी वो तो बहुत अच्छी बात है, क्रिएट करना चाहिए, करती ही है, नेचर का लॉ है। तो अब तक लोगों ने ये समझा था कि करंट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये भी हमने इस चीज को पढ़ लिया था अच्छे से। ठीक है, एक चीज और, चेंजिंग, इससे पहले भी हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, and that electric field is induced that electric field is called induced electric field, which is not conservative, which is non conservative electric field। ये हम पढ़ चुके हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन कर रहा है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए बात को, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज द्वारा हुई होता है, जो स्टैटिक चार्जेस हैं उनके द्वारा होता है, चाहे पॉजिटिव निगेटिव कोई भी चार्ज हो। ठीक है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, induced electric field, so can the changing electric field can produce the magnetic field। इसके ठीक उल्टा हम अगर सोचते हैं, इनवर्स प्रोसेस सोचेंगे, कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है वो मुझे बताइए। क्या एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो उस समय साइंटिस्ट लोगों ने, जैसे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, उन्होंने क्या कहा था कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस सराउंडिंग इट। ठीक है, वो कैसे आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, उसी से जुड़ा हुआ है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप सर्कुलर भी रख सकते हो, रेक्टेंगुलर भी रख सकते हो इन प्लेट्स को, या स्क्वायर से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैं इसे किसी बैटरी से कनेक्शन लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये क्या है, बैटरी, इसका वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं इसको चार्ज करूंगा, ये पहले शुरू में क्या था, अनचार्ज था ये कैपेसिटर। जब मैंने इसे बैटरी से लगाया तो क्या हो गया, चार्ज होना शुरू हो गया, करंट इसके अंदर बढ़ना शुरू हो गया, चार्ज इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो गया। जब चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया तो पॉजिटिव चार्जेस यहां स्टोर हुए, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट के पास स्टोर होना शुरू हुए और निगेटिव चार्जेस इस प्लेट के सामने स्टोर होना शुरू हो गया, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्शन होने से नेगेटिव और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गई है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एक बैटरी को रख दिया, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। शुरू में चार्ज नहीं था, कुछ समय के बाद इसके अंदर में कुछ चार्ज हो रहा है, ठीक है। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रही है वो मैंने कह दिया Q, और इसके ऊपर जो चार्ज हो रही है -Q चार्ज स्टोर हो रही है। ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है। शुरू में चार्ज 0 था, फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, इसके अंदर में चार्जेस को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। और इस चार्ज के स्टोर होने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है क्या, यूनिफॉर्म कब करेगा, बताइए। यूनिफॉर्म तब करेगा जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, तब मान लीजिए कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तब इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते ही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो बताइए। तो सबसे पहले इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू Q बाई एरिया एप्स नॉट। इतना मैंने फ्री स्पेस बना रखा है, यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये फ्री स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ देखिए चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, एरिया कांस्टेंट है, चार्ज वेरी कर रहा है। शुरू में जब चार्ज हम देना शुरू करते हैं कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर के अंदर में चार्ज जो है बढ़ना शुरू कर देता है। तो चार्ज के ऊपर कैपेसिटर चार्ज से ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मैंने इस एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आएगा, ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज बाई एप्स नॉट। ये आप जानते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया अगर हमने दे दिया A, इसका भी एरिया अगर हमने मान लिया A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू Q डॉट E दैट इज इक्वल टू Q बाई E दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन चार्ज जो है ना, चार्ज क्या है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, चार्ज इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। When t is equal to 0, charge is equal to 0. When t is greater than 0, it means charge is increasing. इंक्रीज करते करते मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पे चेंज कर रही है। क्या चेंज कर रही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज कर रही है। इस चीज को समझिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समय के साथ अगर चेंज करे तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करके देखिए, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं dq बाई dt, एप्स नॉट को उधर ले जाएं तो लिख सकते हैं एप्स नॉट d इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई dt। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं, बोलिए, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो करंट आ गया ना, ये क्या आ गया, करंट। ये कौन सा करंट है भाई, ये कौन सा करंट है, सबसे बड़ी चीज ये है, बताइए कि ये कौन सा करंट आ गया जिसके बारे में हमने आज तक नहीं समझा था। बोलिए, हम लोग क्या क्या जानते थे, हम लोग जानते थे कंडक्शन करंट, ठीक है। कंडक्शन करंट का मतलब होता है कि चार्ज कुछ मूव कर रही है, क्या कर रही है, चार्ज मूव कर रही है, और चार्ज के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है,
जिसे कंडक्शन करंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट कंडक्टर में भी होता है, फ्री स्पेस में भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बीम जाएंगे तो भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट होगा। पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिक करंट महसूस होगी, इधर पॉजिटिव चार्जेस मूव करेगी फ्री स्पेस में तो भी इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगी। तो ऑल दिस चार्जेस, जितने सारे चार्जेस हमने बताया मूवमेंट कर रहा है, सब के वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कंडक्शन करंट के नाम से जानते हैं। कंडक्शन करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो कंडक्शन करंट क्या करता है? अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इस बात को आप लोग समझते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझते हैं। जैसे कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही थी। क्या प्रोड्यूस हो रही थी? इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसके वायर के अंदर में जो करंट है उसे हम कंडक्शन करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईसी मींस कंडक्शन करंट। क्या बोलेंगे इसको हम? कंडक्शन करंट। और हमने इस स्पेस में एक ऐसा करंट बताया जो कंडक्शन करंट नहीं था, क्योंकि ये स्पेस खाली थी। इस स्पेस में खाली जगह में कुछ वायर नहीं था, कंडक्शन वायर नहीं थी, जिसके वजह से हुआ ये कि इसके अंदर में क्या था? एक इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगी, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट which is not due to the flow of electric charges। ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट के वजह से नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हो रही है। बात को समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हो रही है। यहां पर ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या क्या पैदा हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ रही है, प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। प्लस इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी अच्छी तरह बताता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करने में भी हमारा क्या करता है? मदद कर रहा है। ठीक है, इसीलिए काफी इंपोर्टेंट है। इस चीज को हम लोग समझेंगे अच्छे से, ये आखिर इंपोर्टेंट क्यों है। ठीक है, हमने पढ़ा ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई जरूरी है कि चार्ज के वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट हो, तो आपका क्या आंसर होगा? क्या उत्तर होगा उस समय? क्या कोई जरूरी है? अब आप मैच्योर हो गए हैं, तो आप बताइए कि क्या कोई जरूरी है कि चार्जेस के मूव करने की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट महसूस हो? क्या कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट महसूस हो। अगर चार्ज के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मूव करती है, महसूस होती है, उसे हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। जैसे वायर में हो गया, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जो कुछ भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, उस करंट को भी हम कंडक्शन करंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इस स्पेस में जो करंट आया अभी, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट इज नॉट ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज ओनली ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द करंट as well as produces the magnetic field, and this also helps us to provide the information about the electromagnetic waves। उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन बताता है, इसीलिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, समझिए बात को। एम्पियर सर्किटल लॉ कहां कहां एप्लीकेबल है, उस चीज को समझिए। जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से आपने क्या देखा था, क्या समझा था, क्या बताया था? एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से क्या समझा था आपने, बताइए। ओके, समझिए गौर से। मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। याद रखिएगा कि जब भी कोई वायर होता है कंडक्टिंग वायर, अगर हमने उसको बैटरी से कनेक्शन लगा के रखा हुआ है, अगर हमने उससे बैटरी से कनेक्शन लगा रखा है,
मतलब E इज कांस्टेंट हियर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने के वजह से यहाँ इस वायर के अंदर में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, जीरो। क्या होगी डिस्प्लेसमेंट करंट, जीरो। लेकिन क्या कंडक्शन करंट जीरो होगी, कंडक्शन करंट जीरो नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ देखिए कंडक्शन करंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो बट द डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इन दिस conducting wire there is no change in electric field is constant here, electric field constant है, potential difference constant है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज नहीं होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है, तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो रहा है, जीरो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो रहा है, इस वायर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, एक कैपेसिटर के अंदर में जब दो प्लेट्स हैं उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट है और ये जीरो नहीं है। ये कितना है, दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एफ नो डी फाइव ई बाई डी टी। ये इतने के बराबर है, ये इक्वल टू जीरो नहीं है। देख लीजिए, तो इस प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्टिंग वायर में कंडक्शन करंट। ठीक है, तो एम्पियर साहब का बात कैसे आधा गलत हो गई वो समझिए। पूरा सही सही बात उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि बी डॉट डीएल फॉर ए क्लोज्ड सरफेस क्लोज्ड पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल, जो कि करंट टोटल के बराबर बताया था, जो कि अब गलत साबित हो रहा है। उसको हम गलत साबित करेंगे। उसको गलत साबित किसने किया था, मैक्सवेल साहब ने किया था। मैंने नहीं किया है, मैक्सवेल साहब ने किया है। ठीक है, मैं उसे आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उन्होंने सोच के बताया था। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे, यहां से आर डिस्टेंस पे, इस पी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी आर डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक, तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। एक क्या करेंगे, सर्किल हम एक यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, है ना जी। यहां पे हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस आर है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी डॉट डीएल कितना होगा, तो डीएल मतलब पेरीमीटर पूरा। तो यहां पे देखिए एम्पियर साहब के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस है ना, ये पूरा हमने क्या कर दिया, क्लोज सरफेस बना दिया। ये क्या पूरा हमने कर दिया, क्लोज सरफेस बना दिया। क्लोज सरफेस में देखिए बी इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई करंट। ये करंट जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन उसी एम्पियर साहब के हिसाब से अगर चले तो, उसी एम्पियर साहब के हिसाब से अगर मैंने यही इसी बेसिस में लिया और इसी के सामने हमने एम पॉइंट लिया, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, कैसे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अगर हम उस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो कौन सा मेथड होगा जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पियर साहब ने जो कहा था पूरी तरह सही नहीं था। यहां ये पूरी तरह से फेल हो जा रहा है, क्योंकि इतना ही इन्होंने कहा था, आई टोटल करंट टोटल। और कौन सा करंट के बारे में उन्होंने कहा था, कौन से करंट के बारे में उन्होंने कहा था, कंडक्शन करंट के बारे में कहा था। ये इन्होंने जो कहा था कंडक्शन करंट के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। इन्होंने बस इतना ही वर्णन किया था, ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में नहीं बताया था इन्होंने। आई टोटल जो है यहां पर करंट टोटल की बात करें, इन्होंने क्या किया था, बस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में नहीं बताया था, एक कंडक्शन करंट के बारे में बताया था, और कंडक्टर्स के अलोंग ही एप्लीकेबल थी। और ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। इस बात को भी आप लोग समझिए, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहां पे एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड है। इसके बाद ये वैलिड नहीं हो रहा। तब आता है मैक्सवेल सर्किट लॉ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब ये गलत साबित हो गया क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट को नहीं बता पाया, तब मैक्सवेल साहब ने यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट को बता दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट को खोजने के बाद इनका एक लॉ आया, मैक्सवेल सर्किटल्स लॉ। मैक्सवेल्स, है ना, मैक्सवेल
एम्पियर्स सर्किटल लॉ, है ना, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गलत नहीं बोला, एम्पियर साहब को गलत नहीं बताया, इन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन उनका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट करंट को खोज चुके थे भाई, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को खोज दिए थे, साबित कर दिया था उन्होंने, और कंटिन्यूटी ऑफ करंट को भी उन्होंने साबित कर दिया था, इन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी साबित कर दिया था। आप कोई भी मेश हो, आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वेशन लगा सकते थे, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूटी क्या आप साबित कर सकते थे? नहीं साबित कर सकते थे। तो मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूटी को बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी, कंटिन्यूअस है ये, उन्होंने बता दिया था। ये बात अलग है कि यहाँ पे कंडक्शन करंट के बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा, फिर यहाँ पे कंडक्शन करंट मूव करेगी, ये बात अलग है। लेकिन उन्होंने जो साबित कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी, इट डज नॉट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होता। लेकिन हम लोग यहाँ क्या सोच लिए थे, आपके समझ में भी नहीं आ रहा था, और इससे पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक हो जा रही है, यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है। आपने इससे पहले सोचा ही नहीं होगा, आपने इससे पहले सोचा ही नहीं होगा। आपने सोचा होगा कि भाई तो खाली जगह है, खाली जगह में करंट कैसे हो जाएगा, कोई चार्ज तो मूव कर नहीं रहा है, कोई चार्ज तो यहाँ मूव कर नहीं रहे, फिर इलेक्ट्रिक करंट कैसा हो जाए, क्यों होगा? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था कंडक्शन करंट, कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ही करंट आता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। सारा दुनिया जानता है इस चीज को, आप भी जान लो, नहीं तो नुकसान में रहोगे। ठीक है, तो ये अंदर में इसका डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, चलिए, ये मैक्सवेल साहब ने बता दिया। अब उनके लॉ को मॉडिफाई किया जाएगा, अब उनके लॉ को क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। किनके लॉ को मॉडिफाई किया जाएगा भाई? तो एम्पियर साहब के जो लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसको मॉडिफाई किया जाएगा। और उसको मॉडिफाई करते हुए हम लिख रहे हैं यहाँ पर निसंकोच लिख रहे हैं बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल, टोटल करंट। अब वही लॉ है, वही लॉ है, लेकिन यहां पे जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये परफेक्ट लॉ है, ये मैक्सवेल साहब ने इसको मॉडिफाई किया था, इंप्रूव किया था। उन्होंने बता दिया कि बी डॉट डी एल फॉर द क्लोज सरफेस, बी डॉट डी एल dot product of magnetic field along that perimeter, that is equal to mu naught times total current, and that total current is equal to sum of the conduction current and displacement current. conduction displacement current दोनों का सम होगा, आता है इसमें। मैक्सवेल साहब ने इन्होंने इस तरह से बताया। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे कंडक्शन करंट जीरो हो जाए, कहीं कंडक्शन करंट जीरो हो जाए, तो भी इनका लॉ सही है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई डी, जैसे कैपेसिटर के बीच में मैंने बताया। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो आ जाए तो भी इनका लॉ सही है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई सी। वहां पे सर्किटल लॉ, एम्पियर साहब का सर्किटल लॉ वैलिड है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ क्या किया था, मॉडिफाई किया था इस चीज को। इस बात को आप लोग समझ लो, जान लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।